So good morning, student. Today we will study about Indian aviation industry. So before studying about the current scenario of Indian aviation industry, we should have to study about the history of Indian aviation industry के जो हमारी Indian aviation industry है वो कैसे start हुई, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे उसमें क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हुई, वो सारा हम स्टडी करेंगे आज, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। सो जब हमने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की बात करनी है तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए, द बर्थ ईयर ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री वाज 1953. The airline was set up under the Air Corporation Act in 1953 with an initial capital of 32 million and started operation on 1st of August in 1953, which means कि एक एयर कॉरपोरेशन एक्ट था, ठीक है, जिसके तहत 1953 में इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया था, जिसमें स्टार्टिंग में इस पे जो पैसा लगाया गया था वो था 32 मिलियन रुपीस, ठीक है। तो 32 मिलियन रुपीस के साथ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया था ऑन 1st of August in 1953. Airline industry in India was established after legislation. तो लेजिस्लेशन के बाद हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री जो इंडिया में वो बेसिकली स्टार्ट करी गई, मतलब आफ्टर जब हमारा जो संविधान था वो भी बन चुका था, संविधान के जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग एक्ट थे वो बन चुके थे, तो उन्हीं में से एक एक्ट था एयर कॉरपोरेशन एक्ट, जिसके तहत इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया। एयर इंडिया टुक ओवर इंटरनेशनल रूट्स एंड इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन took over the domestic and regional routes. अभी जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री थी उससे पहले स्टार्टिंग में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो थी एयर इंडिया, द सेकंड वन वाज आईएसी, दैट इज इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन। एयर इंडिया ने जितने भी इंटरनेशनल रूट थे, मतलब इंटरनेशनल रूट पे जितनी भी फ्लाइट्स जा रही थी, मतलब इंडिया के बाहर फ्लाइट्स जा रही हैं या बाहर से इंडिया फ्लाइट्स आ रही है, तो उन सबका जो देख रेख थी, सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एयर इंडिया ने ली। और इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन जिनने जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, मतलब विद इन इंडिया जो फ्लाइट चल रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पंजाब से दिल्ली जा रही है कोई फ्लाइट, दिल्ली से बैंगलोर जा रही है, तो जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन ने ली। तो अभी अगर हम बात करें, एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले भी ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इंडिया में सम सॉर्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस जो हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस चल रही थी उनके नाम आपको थोड़े से माइंड में रखने जरूरी है, जैसे डेक्कन एयरवेज है, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, देन डोमेस्टिक विंग ऑफ एयर इंडिया। मतलब ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये जितनी भी फ्लाइट्स थी ये डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया में पहले ही चल रही थी, लेकिन जब एयर कॉरपोरेशन एक्ट आया इन 1953 और अपनी इंडिया ने सोचा कि अपनी खुद की एविएशन इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, उस टाइम पे ये जितनी भी एयरलाइंस थी डोमेस्टिक, ये सारी किसके अंडर चली गई, इंडियन एयरलाइंस के अंदर, ठीक है। ये सारी की सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस नेशनल करियर ऑफ इंडियन एयरलाइन के अंदर मर्ज हो गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हिस्ट्री में बेसिकली आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत 1953 में 32 मिलियन इनिशियल कैपिटल के साथ इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया। सेकंड है कि जो हमारी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक थी एयर इंडिया जो इंटरनेशनल रूट्स को देख रही थी, तो दूसरी थी इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन जो कि डोमेस्टिक एंड रीजनल रूट्स को देख रही थी। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, दैट इज डेक्कन एयरवेज, ठीक है, भारत एयरवेज, हिमालयन, कलिंगा, ये सारी एयरवेज को याद करना है। और द लास्ट पॉइंट जो हिस्ट्री में आपको याद करना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इंडिया की खुद की एविएशन इंडस्ट्री बनी तो ये सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस थी वो सारी मर्ज हो गई इन इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद करनी है।
तो आफ्टर दैट अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन इनहेरिटेड अ फ्लीट ऑफ 99 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 74 डॉलर्स DC-3 एंड डेकोटास। मतलब इंडियन एयरलाइन में टोटल 99 एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है जी। वो 99 एयरक्राफ्ट में कुछ एयर बसेस हैं, कुछ कार्गो एयरलाइंस हैं, ठीक है। एयर एक्चुअली एविएशन इंडस्ट्री में जो एयरक्राफ्ट है उनमें भी अलग अलग डिफाइन किया गया है, उनको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। एयर बस होती है जो बड़ा एयर प्लेन होता है जिसमें ज्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्गो एयरलाइन की बात करें तो कार्गो एयरलाइंस होती हैं वो एयरलाइन जो कि किसी भी तरीके का सामान, कोई भी थिंग्स, कुरियर्स वगैरह को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। उसके अलावा भी एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। 12 हमारे पास विकर विंग्स हैं, ठीक है। 3 डोलार्स हैं, DC-4S and various smaller type from the 7 airlines that made it up। तो ये जितना भी है इनमें से आपको बेसिक याद रखने की जरूरत है सिर्फ इतना कि इंडियन एयरलाइन कॉर्पोरेशन इनहेरिटेड अ फ्लीट ऑफ 99 एयरक्राफ्ट, इतना याद रखने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जेट एज बिगन एट 1960। तो हमारी हिस्ट्री में हमने देखा कि 1953 में तो एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, तो स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी इंडस्ट्री अगर हम स्टार्ट करते हैं उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे बर्थ स्टेज है, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टेज आती है, फिर वो सरवाइव करता है, उसके बाद उसकी मेच्योरिटी आती है। द थिंग इज दैट अभी 1953 में उसकी ग्रोथ हुई है, मतलब 1950 में उसका बर्थ हुआ है, अभी उसकी ग्रोथ हो रही है। तो जेट एज जो है, जेट एज मतलब जब जेट एयरवेज आए, ठीक है, जेट एरोप्लेन्स आए, वो कब आए 1960 में। अभी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री देखिए ग्रोथ हो रही है, उसकी धीरे धीरे ग्रो होगी। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द प्योर जेट सूट एविएशन कार्वल एयरलाइन इन 1964 में जेट जो एरोप्लेन्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए इन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, फॉलोड बाय बोइंग 737 टू 200s इन अर्लियर 1970s। ये सारे प्लेन्स के नाम हैं, ठीक है। आपको ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। हमारे पास एयरबस आते हैं, जेट आते हैं, बोइंग प्लेन आते हैं, ठीक है जी। तो एयरबस थोड़े बड़े वाले प्लेन होते हैं जिसमें ज्यादा पैसेंजर्स आते हैं, बोइंग थोड़े साइज में छोटे होते हैं, ठीक है जी। और वैसे ही जेट जो होते हैं थोड़े और छोटे लेकिन स्पीड में तेज होते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं। आपको क्लैरिफाई हुआ है कि ये 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक तो है हमारे पास बस, दूसरी है बोइंग, और तीसरी है जेट। बस जो है नाम से क्लियर हो जाता है, अगर हम एयर बस की बात करें मतलब साइज में बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हम बोइंग की बात करें, बोइंग साइज में मीडियोकर होगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। अगर जेट की बात करें तो वो साइज में थोड़े छोटे होंगे एंड स्पीड में तेज होंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है हमारी टाइप्स आ जाती हैं एयरप्लेन की। अभी देखिए नेक्स्ट वो कह रहे हैं फर्स्ट 3 एयरबस। अभी सबसे पहले देखिए पहले एयरलाइन इंडस्ट्री में जेट जो है 1964 में आए, 1970 में बोइंग्स आए, और एयरबस जो थी वो 1976 में लाई गई। ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने जरूरी हैं। 19 पहले देखिए 1953 में एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, 64 में जेट आए, ठीक है। फिर उसके बाद 70s में बोइंग आई और एयरबस को इंट्रोड्यूस किया गया इन 1976। तो ये जो है बेसिक आपको याद रखना है। देखिए 6-6 साल का डिफरेंस है। अगर हम देखें पहले 64 है, ठीक है, उसके 6 साल बाद इन 1970 बोइंग्स आए, उसके 6 साल बाद इन 1976 एयर बसेज आई, ठीक है। तो इजीली आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टाटा ग्रुप। हमें पता है टाटा ग्रुप इज द रिचेस्ट एंड द बिगेस्ट ग्रुप अमंग इंडिया। इंडिया की जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है उसमें टाटा ग्रुप का नाम सबसे टॉप पे आता है। चाहे टाटा की कार्स की बात करें, चाहे टाटा के हम प्लेन्स की बात करें, ठीक है। तो टाटा ग्रुप इज ऑलवेज द टॉपेस्ट एंड द रिचेस्ट ग्रुप अमंग द इंडियन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री।
तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन करना है। जैसे टाटा सन्स, अ डिवीजन ऑफ टाटा सन लिमिटेड, जिसे अभी नाउ टाटा ग्रुप भी कहा जाता है, फाउंडेड बाय JRD टाटा इन 1932। मतलब जमशेदजी टाटा जो हैं उन्होंने 1932 में टाटा ग्रुप्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि टाटा ग्रुप्स ने ही एविएशन इंडस्ट्री को एक बूस्ट दिया है। ठीक है, एक तेजी दी है जिससे हमारी एविएशन इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा द एविएटर नेवल Vincent had an idea to run mail flights from Bombay and Colombo that connected with the Imperial Airways flights from the United Kingdom. अभी एक एविएटर था। एविएटर कौन होते हैं? जो कि एविएशन इंडस्ट्री को चलाते हैं, जो कि पायलट्स हो सकते हैं या फिर एविएशन इंडस्ट्री को चलाने वाले ऑनर्स हो सकते हैं। उनमें से ये नाम याद रख लीजिए, नेविल विंसेंट। इसने एक, इसके माइंड में एक आइडिया आया कि हम क्यों ना मेल फ्लाइट, सबसे पहले मेल फ्लाइट मतलब मेल्स भेजते थे, क्योंकि पुराने समय में कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, कोई कॉलिंग फैसिलिटी नहीं थी कि हम किसी को कॉल करके बातचीत कर सके। लैंडलाइन से वो भी किसी किसी जगह पे होते थे, तो यूजुअली मेल्स भेजे जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना कोई ऐसी सर्विस स्टार्ट करी जाए जो कि इंडिया से, मतलब बॉम्बे से कोलंबो तक यूनाइटेड किंगडम में मेल्स को भेज सके। तो उन्होंने सबसे पहले, नेविल विंसेंट ने ये आइडिया उसके माइंड में आया। ही फाउंड अ सपोर्टर फॉर हिज प्लेन फ्रॉम JRD टाटा। उसकी हेल्प किसने की? JRD टाटा ने। ठीक है जी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं JRD टाटा के बारे में। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एविएशन, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के स्टार्ट होने से पहले ही एविएशन इंडस्ट्री को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था टाटा ग्रुप्स ने। ठीक है, अभी देखिए 1932 की बात कर रहे हैं, तभी से टाटा ग्रुप्स जो है वो इंडियन एविएशन को सपोर्ट कर रहा है। जबकि इंडियन एविएशन एक्चुअली कब आया? इन 1953। तो here is the importance of Tata Groups in Indian aviation industry. After 3 years of negotiations, Vincent and Tata won a contract to carry the mail in April 1932, and in July 1932, the aviation department of Tata Sons was formed. ये years आपको as it is याद करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादा हिस्ट्रीज नहीं है। अगर हिस्ट्रीज हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री आ जाएगी, या फिर अकोमोडेशन सेक्टर की हिस्ट्री आ सकती है, या फिर आ सकती है ट्रांसपोर्टेशन की, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसकी हिस्ट्री। तो इसीलिए ये 3-4 हिस्ट्रीज हैं, इनके थोड़े से हमारे पास ईयर्स हैं, तो वो याद करने जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि अगर हम ये ईयर्स याद रखेंगे तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तभी पता चलेगा कि हम टूरिज्म के प्रोफेशनल्स हैं। तो बेसिकली टाटा ग्रुप्स ने 1932 में इस्टेब्लिश की हुए थे। ठीक है जी, बहुत सारी नेगोशिएशन चली विंसेंट में और JRD टाटा में। विंसेंट कोई और मार्जिन दे रहा था कि इतने पैसे में मान जाओ, और JRD टाटा किसी और पैसे पे। वो नेगोशिएशन चलती रही 3 साल। तो 3 साल के बाद अप्रैल 1932 में दोनों रेडी हो गए, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत इन जुलाई 1932 एविएशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया टाटा सन्स के द्वारा। अभी देखिए इसमें पूरे की पूरी इंडियन मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं है। ठीक है, किसी भी जुडिशरी ने, किसी भी मिनिस्टर ने, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की है। जो JRD टाटा है उन्होंने ही इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री को स्टार्ट किया है विद द हेल्प ऑफ विंसेंट। तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री? इट्स JRD टाटा। ओके, तो नेक्स्ट इज in 15th of October 1932, JRD Tata flew a single engine de Havilland Bus Moth carrying air mails. JRD टाटा ने खुद फ्लू किया, खुद उड़ाया सिंगल इंजन फ्लाइट जिसका नाम था डे हैविलैंड बस मॉथ। ठीक है, नाम नहीं याद होता
तो नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू रिमेम्बर द नेम। ठीक है, तो जेआरडी टाटा ने खुद 1932 में 15 अक्टूबर को फ्लाइट, मेल वाली फ्लाइट लेके गए थे वो। ठीक है जी। अभी वो फ्लाइट कहाँ से चली थी, अभी इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। फ्रॉम कराची ड्राई रोड एरोड्रोम टू बॉम्बे जूहू एयर स्ट्राइक वाया अहमदाबाद। अभी कराची विच इज इन पाकिस्तान नाउ, अभी पाकिस्तान में है, पहले वो इंडिया में था। तो कराची से बॉम्बे तक उन्होंने एक फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट की थी मेल के लिए। इससे मेल्स जल्दी पहुंच सकते थे, क्योंकि देखिए अगर हम पहले की बात करें, पुराने समय में किसी की डेथ हो जाती थी, वो मेल लिख देते थे, 20-100% की डेथ हो गई है, ठीक है आप पहुंच जाइए। उसकी डेथ को महीना 2 महीने हो जाते थे, ठीक है, लेकिन मेल पहुंचती थी 2-3 महीने बाद, तब तक डेथ हो चुकी होती थी। ठीक है, या किसी का बर्थ होता था तो 3-4 महीने बाद मेल दूसरे पर्सन तक पहुंचती, तब उसे पता चलता था कि किसी का बर्थ हुआ है। ठीक है, तो ये मेल्स जो पहुंचते थे ये बहुत देरी से पहुंचते, तो इसीलिए जो एक नीड महसूस हुई कि कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि ये मेल्स जो है वो बहुत जल्दी पहुंचे। तो एविएशन जो हमारे कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो मेल फ्लाइट्स हैं, उनको स्टार्ट किया गया बाय विंसेंट एंड जेआरडी टाटा इन 1932। आफ्टर दैट अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े करंट सिनेरियो की तरफ, हिस्ट्री बहुत पढ़ ली। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे पास याद करने के लिए टोटल 4 इयर्स हैं। द वन इज 1953 जब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। ठीक है जी। उसके बाद इन 1964 जब जेट हमारे पास इंट्रोड्यूस किए गए, इन 1970 जब बोइंग इंट्रोड्यूस किए गए, इन 1976 जब एयर बसेस इंट्रोड्यूस की गई, एंड इन 1932 जब जेआरडी टाटा एंड विंसेंट ने ज्वाइंटली इंडिया में मेल एविएशन स्टार्ट करी थी। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो of Indian aviation industry in 2011, India completed 100 years in aviation sector। 100 years अगर एविएशन सेक्टर में इंडिया ने कंप्लीट किए हैं इन 2011, which means in 1911 में एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, तो पूरे 100 साल कंप्लीट हुए 2011 में। ठीक है, इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज ग्रो होने वाली इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन वाज टू अलाउ 49% एफडीआई बाय द फॉरेन करियर्स इन डोमेस्टिक एयरलाइन। अभी देखिए इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का खास करके जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनका अगर हम बात करें कितना ज्यादा शेयर है, देखिए 75% ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस इज इन डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑफ एविएशन मार्केट। इंडिया की एविएशन मार्केट में हम खुद देख सकते हैं कि इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है, कि प्राइवेट जेट्स ही हमारे पास 75% इकोनॉमिकल ग्रोथ दे रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री को। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अभी पिक्चर में आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। अभी देखिए इंडिगो 95%, स्पाइसजेट 85.2%, एयर इंडिया 89.2%, जेट एयरवेज 91.8% एंड गो एयर 89.4%। पैसेंजर की कंप्लेंट्स की बात करें पर 10,000 पैसेंजर के अकॉर्डिंग कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेस देन 2 एवरी टाइम। 2 से भी कम पैसेंजर्स कंप्लेंट करते हैं अबाउट द सर्विसेज ऑफ इंडियन एविएशन, which means this is the actual scenario that how Indian aviation industry is popular among the whole other industries in India, and it is the fastest growing industry across the world. India is currently the 9th largest aviation market in the world। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि द थिंग इज दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है इंडिया की, इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर डेवलपमेंट।
कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अभी भी इंडिया में चल रही है। उसके बावजूद अगर हम बात करें, इंडिया पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि टोटली डेवलप्ड हैं, ठीक है, उसके बावजूद अभी इंडिया को 9th पोजीशन मिली मिली हुई है एविएशन मार्केट में पूरे वर्ल्ड में, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाउ रिच इंडिया इज इन एविएशन सेक्टर। बिकॉज इंडियन टूरिज्म की बात करें तो इंडिया में इतने अलग अलग तरीके के टूरिज्म है, स्पेशली कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, आयुर्वेदा टूरिज्म, योगा टूरिज्म, गोस्ट टूरिज्म, अलग अलग तरीके के टूरिज्म है जो इंडिया में। अगर आयुर्वेदा टूरिज्म देखें तो इंडिया में इतना रिच है, खासकर केरल की बात करें तो अलग अलग टूरिज्म जो है वो इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो बाहर से जो लोग हैं वो इंटरनेशनली इंडिया में फ्लू करके आते हैं थ्रू द एविएशन इंडस्ट्री, जिससे सबसे ज्यादा बूस्टअप किसे मिल रहा है, एविएशन इंडस्ट्री को, क्योंकि जितने ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो इंडिया में आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट किसे होगा, एविएशन इंडस्ट्री को। ठीक है जी। अभी देखिए, इट इज हैंडलिंग 1 to 1, दैट इज 121 मिलियन डोमेस्टिक एंड 41 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स। इससे पता चलता है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री कितना ज्यादा काम कर रही है कि 121 मिलियन डोमेस्टिक एंड 41 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स को ये हैंडल करती है। टुडे मोर देन 85 international airlines operate to India and 5 Indian carriers connect over 40 countries. इंडिया की 5 ऐसी एयरलाइंस हैं, 5 ऐसे इंडियन कैरियर्स हैं जो 40 कंट्रीज के साथ अटैच्ड हैं एंड 85 इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं इस टाइम पे। हालांकि अगर हम बात करें, अभी कोविड की वजह से हमारी एविएशन इंडस्ट्री रुकी हुई है, सिर्फ ब्रेक लगा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम सिंपली बात करें, इट इज अ रूल ऑफ फिजिक्स, अगर कोई चीज पे ब्रेक लगती है उसे स्टॉप मिलता है, उसे रेस्ट मिलती है, नेक्स्ट टाइम वो डबल स्पीड से काम करती है। ठीक है, तो अभी एविएशन इंडस्ट्री को सिर्फ ब्रेक लगी है ड्यू टू कोविड। कोविड नाम का एक स्पीड ब्रेकर आया है हमारी एविएशन इंडस्ट्री में। ठीक है, जैसे ही ये हटेगा तो एविएशन इंडस्ट्री पहले से भी दोगुनी स्पीड से काम करेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके वीजाज लगे हुए हैं लेकिन वो यहाँ पर रुके हुए हैं, अभी भी उनका जाना बाकी है। ठीक है, तो वो जैसे ही खुलेगा, जैसे ही एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट होगी वो फिर से जाएंगे। ठीक है, तो एविएशन इंडस्ट्री में सिर्फ ब्रेक लगी है, वो हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है। तो एविएशन इंडस्ट्री हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर ही रही है और इसमें और भी आगे चांसेस है कि ये ग्रोथ इसकी होती रहे। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री एंड ग्रोथ जो है आपने एविएशन इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है।